आज हम लोग एसी थ्योरी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का आवधिक काल कितना होगा। क्या क्वेश्चन है? 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का आवधिक काल कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0.2 मिली सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 0.5 मिली सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 5 मिली सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 50 मिली सेकेंड। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 2 किलो हर्ट्ज है दिया हुआ है। 2 किलो को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 10 के पावर कितना 3 हर्ट्ज लिख सकते हैं। और पूछ रहा है क्या, आवधिक काल पूछ रहा है, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड, यानी आवधिक काल पूछ रहा है कितना होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि 1/फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? यानी फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या होगा। तो क्या होगा, 1/ कितना है, 2 गुने 10 के पावर 3। तो इस क्या हो जाएगा, देखिए 10 के पावर 3 है, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर -3 और 1/2, यानी 1/2 गुने 10 के पावर -3 यानी 0.5। और 10 के पावर -3 को क्या लिखते हैं, मिली लिखते हैं, ठीक। और टाइम पीरियड का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 0.5 मिली सेकेंड, यानी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर कौन सा सही, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें जो है टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना है, 0.1 सेकेंड है, ठीक। अब पूछ रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जस्ट अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/, टाइम पीरियड दिया हुआ कितना 0.1 सेकेंड, यानी पॉइंट को हटाएंगे ऊपर में 0, यानी क्या 10। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, यानी इसमें इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 10 हर्ट्ज, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। क्या है क्वेश्चन, कि वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। पहला है फेज में, दूसरा है लीडिंग में, तीसरा है लैगिंग में और चौथा है विपरीत फेज में। इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसको हम लोग वेक्टर डायग्राम से देखते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन में है इंडक्टिव सर्किट है। क्या है, इंडक्टिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज से करेंट जो है 90 डिग्री से क्या करता है, लाइक करता है। क्या करता है, 90 डिग्री से वोल्टेज से करेंट क्या करता है, लाइक करता है। तो यह पूछ रहा था कि वोल्टेज के सापेक्ष में जो है इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज के सापेक्ष में करेंट क्या होता है, तो क्या करता है, लाइक करता है। क्या करता है, लाइक करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका, लैगिंग। तो समझ गए। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक श्रेणी RL परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा कैपेसिटिव प्रतिघात
12 ओम है तो उसकी प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस कितना होगा निकालने के लिए कहता है। ऑप्शन है 2.4 ओम, ऑप्शन बी है 7 ओम, ऑप्शन सी है 13 ओम, ऑप्शन डी है 17 ओम। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसमें दिया हुआ है प्रतिरोध यानी रेसिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 ओम दिया हुआ है, और कैपेसिटिव प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है कितना, 12 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब RL सर्किट नहीं है, RC सर्किट है, उसमें मिस्टेक है, RL लिखा है, तो क्या होगा RC सर्किट में। तो देखिए रेसिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है इम्पीडेंस क्या होगा यानी Z पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा, Z बराबर होता है क्या, √R² प्लस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, √R का वैल्यू दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर प्लस XC का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 144, ये क्या हो जाएगा 169, यानी Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 ओम, यानी इम्पीडेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 ओम, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र में से ये कौन सा सूत्र है। यानी कह रहा है प्रतिरोध यानी रेसिस्टर और प्रतिघात यानी रिएक्टेंस, क्या पूछ रहा है रिएक्टेंस, ये क्या है रिएक्टेंस, इसमें जो है ये दोनों दिया है और इम्पीडेंस निकालना है। क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो देखिए Z बराबर क्या होता है √R² प्लस X², यानी देख लीजिए इसमें कौन सा फॉर्मूला ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटी प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, यानी कह रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान परिवर्तित कब होता है, कैसे होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है या फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है या आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है या आरोपित वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा, देखिए कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC का बात हो रहा है। XC को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हम लोग फार्मूला ऑलरेडी पिछले थ्योरी वीडियो में देख चुके हैं। क्या होता है 1/2πfc, जहाँ पर F क्या है फ्रीक्वेंसी है और C क्या है कैपेसिटर है। तो देखिए XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इसके क्या है जस्ट उल्टा है, यानी क्या अनुक्रमानुपाती नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से XC जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़ का, फ्रीक्वेंसी का, किसका फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। समझ गए, तो चलिए अगले वीडियो पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 पिकोफैराड मान के प्रत्येक 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यानी संयोजित है, तो उनका कुल धारिता कितनी होगी।
ऑप्शन ए है 2 पिकोफैराड, ऑप्शन बी है 4 पिकोफैराड, ऑप्शन सी है 8 पिकोफैराड और ऑप्शन डी है 16 पिकोफैराड। यानी कह रहा है कि 4 पिकोफैराड के दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है। तो देखिए, एक ये कैपेसिटर है और दूसरा एक कैपेसिटर है, इसको क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है। ये क्या है, 4 पिकोफैराड का दो कैपेसिटर लगा हुआ है और दोनों को सीरीज में जोड़ना है। तो कह रहा है कि इसका टोटल यानी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा है, टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए, ये दोनों सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, तो यहाँ से सी टी बराबर क्या हो जाएगा, C1 गुने C2 अब बट्टा C1 प्लस C2। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 कितना है, 4 है, 4 पिको है फैराड, और क्या है C2 कितना है, 4 पिको फैराड ई भी है। यहाँ से क्या होगा, दोनों का सम है, तो 4 और 4 कितना, 8 पिको फैराड। तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना निकला, 2 पिको फैराड निकला। क्या निकला, 2 पिको फैराड। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो समझ गए कि दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, तो इसका फॉर्मूला ये यूज करेंगे और इससे निकला कितना, 2 पिको फैराड। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटिव एसी परिपथ में ऑप्शन ए है कि धारा वोल्टेज से आगे चलती है, ऑप्शन बी है धारा वोल्टेज से पीछे चलती है, ऑप्शन सी है धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है और ऑप्शन डी है वोल्टेज धारा के आगे चलता है। तो चलिए इसको हम लोग सब वेक्टर डायग्राम से समझते हैं। वेक्टर डायग्राम में होता है क्या, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में होता है वोल्टेज से जो करंट जो है 90 डिग्री से क्या करता है, लीड करता है। क्या करता है, 90 डिग्री से लीड करता है। यानी वोल्टेज से 90 डिग्री आगे क्या होता है, करंट होता है। किसमें, कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट में जो है वोल्टेज से करंट जो है आगे चलती है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि धारा जो है वोल्टेज से क्या होता है, आगे चलता है। यानी सही आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो समझ गए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि पीए क्या है, आभासी शक्ति है यानी अपरेंट पावर है, और पीटी जो है वास्तविक शक्ति है यानी ट्रू पावर है, और पीआर जो है प्रतिघाती शक्ति है यानी रिएक्टिव पावर है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि पीए बराबर पीटी प्लस पीआर, ऑप्शन बी है पीए बराबर पीटी माइनस पीआर, ऑप्शन सी है पीए बराबर √ओवर पीटी स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है कि पीए बराबर पीटी स्क्वायर माइनस पीआर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग इसको वेक्टर डायग्राम से समझते हैं। वेक्टर डायग्राम है इस तरह से कि इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। ये होता है रिएक्टिव पावर। क्या होता है, रिएक्टिव पावर, और यही होता है फाई, यानी ये होता है पावर फैक्टर फाई, और इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, यानी इसको आभासी बोलते हैं, इसको वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
वास्तविक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, रिएक्टिव पावर, यानी प्रतिघात शक्ति बोलते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ से देखिए ये है एपरेंट पावर, यानी क्या, पी ए है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी टी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्रू पावर, यानी कि पी टी का स्क्वायर अब प्लस ये क्या है, पी आर, यानी कि रिएक्टिव पावर इसका स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, यानी एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है कि 1.41, ऑप्शन बी है 1.11, ऑप्शन सी है 1.51 और ऑप्शन डी है 1.61। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिएगा फॉर्म फैक्टर होता है कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बट्टा होता है क्या, एवरेज वैल्यू। क्या होता है, एवरेज वैल्यू, यानी आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, या वोल्टेज हो या करेंट हो। तो यानी अगर करेंट होगा तो क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट, और बटा क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट। यही होता है क्या, फॉर्म फैक्टर होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग करेंट लेकर चलते हैं तो क्या होगा, आई आर एम एस बट्टा क्या हो जाएगा, आई एवरेज होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए आई आर एम एस होता है मैक्सिमम करेंट का 0.707 इतना टाइम्स होता है आर एम एस, और एवरेज जो होता है मैक्सिमम करेंट का जो होता है 0.637 टाइम्स जो होता है एवरेज करेंट होता है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आता है, 1.11 आता है। इसको डिवाइड करने पर इतना आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 1.11। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट का फेज अंतर जो है 90 डिग्री है तो पावर कितनी होगी, यानी कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर होगी, पहला ऑप्शन है मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम, तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन है जीरो। तो देखिए जहाँ वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो पावर क्या होता है, एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाइव होता है। क्या होता है, वी आई कॉस फाइव, जहाँ पर यही फाइव जो है क्या है, फेज एंगल होता है वी और आई के बीच का। तो देखिए वी आई है और कॉस फाइव का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ नहीं देखिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यानी देखिए यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी जो है सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है। क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि ओम, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर और चौथा ऑप्शन है ओम एम्पियर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस
यानी XC। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस सबसे पहले जानिए कि ये होता क्या है। जिस तरह से रेसिस्टेंस क्या करता है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो जस्ट लाइक क्या हो गया है रेसिस्टर की तरह। तो रेसिस्टर क्या क्या होता है, मात्रक ओम होता है। तो ये इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है और इससे किससे दर्शाया जाता है, यानी इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा, इंडक्टेंस का मात्रक यानी इसका यूनिट जो होता है हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। और इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, यानी सूचित किया जाता है क्या चीज से, तो एल से डिनोट किया जाता है। तब इसमें क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी, और इसको दर्शाया जाता है क्या चीज से, एल से। समझ गए। तो अब अगला क्वेश्चन है कि किसी ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति से आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है। यानी चलिए इसको हम वेक्टर डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या है। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक। यानी इसको बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। ये क्या होता है, रिएक्टिव पावर। और ये क्या होता है, एपरेंट पावर। क्या होता है, एपरेंट पावर। इसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए, यही क्या होता है, फाई। ये क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो देखिए कहता है क्या कि वास्तविक शक्ति बटा क्या, आभासी शक्ति। ये क्या होता है, यानी ये हो गया फाई, यानी कॉस फाई। क्या हो जाएगा, कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर बटा क्या हो जाएगा, एपरेंट पावर हो जाएगा। एपरेंट पावर यानी कि वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, यही होता है कॉस फाई। और कॉस फाई को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कि एक्टिव बट्टा एपरेंट क्या होता है, पावर फैक्टर। क्या होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है इसका एक्टिव बट्टा एपरेंट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारिता का मात्रक डॉट 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 है और इसे डॉट 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 से दिखाया जाता है। यानी कहता है धारिता यानी कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूनिट जो होता है क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। फैराड होता है। इसको लिखते हैं क्या, फैराड। और इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, यानी इसको दर्शाया जाता है क्या चीज से, कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। यानी कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है, फैराड, और उससे डिनोट क्या चीज से किया जाता है, कैपिटल सी से किया जाता है।